हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंस देखेंगे। कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जो परिवर्तन होते हैं कैसे प्राप्त करेंगे या परिवर्तित कीजिए एक यौगिक को दूसरे यौगिक में, तो ये सब देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कन्वर्जन में मज़ा आएगा। और कन्वर्जन करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लिया हमारे पास मेथेन या हमारे पास सपोज एथेन है, ये एथेन है। अगर इसका रिएक्शन हम कराएं क्लोरीन से इसको रिएक्ट कराएं और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ हम HNu लिख रहे हैं। HNu मतलब फोटॉन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती हैं तो उसमें ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा चाहिए तो सूर्य का प्रकाश या पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए, तो HNu लिखते हैं। आप सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं या पराबैंगनी किरणें भी। तो जब इसको इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ये तो बहुत जानी मानी रिएक्शन है। इसमें से एक HCl के साथ निकलता है और यहाँ पर क्या आता है CH3 CH2 Cl, यानी इसमें से एक Cl और इसमें से एक H निकल गया, यानी -HCl हो गया। तो ये क्या बन गया, क्लोरो एथेन। तो मैं लिख देता हूँ क्लोरो एथेन, ये बन गया। अब अगर इस पर हम लगाएं KOH यानी बेस लगाएं, KOH लगाएं एक्वस या KOH लगाएं या NaOH लगाएं एक्वस, हम NaOH भी लगा सकते हैं। तो इस पर KOH हम लगा रहे हैं। एक्वस लगाते ही क्या होगा, आप जानते हैं कि ये जो है एक SN अभिक्रिया है। SN अभिक्रियाएँ पिछले वीडियो में आप देख भी चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि इसमें से Cl जो है OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा CH3 CH2 OH हो जाएगा, यानी Cl की जगह OH आ जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 OH, क्या बन गया, एथेनॉल बन गया या एथिल अल्कोहल बन गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। अब अगर एथेनॉल को हम ऑक्सीकृत करें, यानी इसको हम ऑक्सीजन दें, नवजात ऑक्सीजन, स्पेशली एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन दें, तो हम ऐसे लिख रहे हैं। यानी हम ऑक्सीजन अगर किसी से बॉन्डेड होती है, जैसे देखिए H2O में O ऐसे बॉन्डेड है तो दोनों तरफ से बंद है, तो ये नवजात नहीं है। लेकिन ये जो बड़े ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का एटम जो है किसी से बॉन्डेड नहीं है, ये भी बहुत रिएक्टिव है, ये किसी से तुरंत बॉन्ड बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये O इसमें से क्या करेगा, 2 H निकालेगा, तो इसमें से H2O निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन निकाल लेना भी ऑक्सीकरण है। तो 2 H भी निकालेगा, तो यहाँ 2 O खर्च हो जाएंगे। यानी जब भी एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे 2 H निकल जाएंगे, 1 O ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, CH3 COOH। तो इसके लिए हम ऑक्सीकरण के लिए यूज़ क्या करते हैं, जैसे अम्लीय K2Cr2O7। तो आप यहाँ अगर ये ना लिखना चाहें, आप बेटर होगा कि आप इस पे ऐसे ही लिख दीजिए, यानी इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है, या फिर ऑक्सीकारक का नाम या सूत्र लिख दीजिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अम्लीय K2Cr2O7, तो अम्लीय K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है। वैसे पहले 2 H निकलेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर 1 O ऐड होगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो यहाँ पर चूँकि ये प्रबल है तो दोनों स्टेप एक के बाद एक परफॉर्म हो जाएंगे और ये एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल बन गया। अब अगर जो है इसमें हमने एक्वस ना मिला के, अगर इसमें हम एल्कोहलिक मिला देते KOH, जैसे मान लिया हमने इसमें KOH एल्कोहलिक मिला दिया, यानी ये तो KOH जो होता है वो मोम जैसा सफ़ेद एक ठोस होता है,
पानी मिला के रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हो रहा है जलीय। और अगर उसमें पानी ना मिला के हम एल्कोहल यूज़ करें तो एल्कोहलिक KOH जो होता है ये क्या करेगा, ये इसमें विलोपन करेगा। तो यहाँ तो एसिड रिएक्शन है, यहाँ विलोपन होगा। और विलोपन होगा, देखिए एक्वस और एल्कोहलिक लिखने से ही मैकेनिज्म बदल जाती है। यहाँ पर ये एसिड रिएक्शन होगी और यहाँ पर विलोपन होगा। तो विलोपन में क्या होगा, विलोपन में जैसे एक HCl निकलेगा इसमें से, यानी Cl निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, बीटा विलोपन होगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें ये KOH एल्कोहलिक यूज़ करने पर हमें क्या मिल रहा है, एथिलीन, या हम कह सकते हैं ये क्या है, एथीन है। यहाँ विलोपन हो गया। अब आगे देखो, अगर आपको कन्वर्जन में एक्सपर्ट होना है, कन्वर्जन अच्छे से कर लेना है, तो केमिस्ट्री में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड्स की, उनको इग्नोर नहीं करना है। आप ये ना सोचिए क्या इम्पॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आता है तो टीचर से डिस्कस कीजिए, तो उसमें इंटरेस्ट जगेगा। और कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि जिससे हम चीज़ों को ऐसे, कोई सूत्र नहीं है एक ऐसा जिससे बस कन्वर्जन आ ही जाए। तो लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप वीडियो को देखते रहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एथीन है। अब अगर इसमें हम HBr लगा दें, HBr, तो देखिए जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जहाँ पर पाई होता है वो कमज़ोर होता है, वहीं पर रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ Br। तो यहाँ पर 2 के बजाय 3 H हो जाएंगे और ये हो जाएगा CH3CH2 Br। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरोएथेन है, यहाँ ब्रोमोएथेन है। तो अगर कन्वर्जन में आ गया कि क्लोरोएथेन से ब्रोमोएथेन कैसे बनाए, तो आप सोचेंगे Cl को हटाना है, Br लाना है, तो कैसे करें। तो ऐसे करेंगे इन चीज़ों को। अभी तो ये कन्वर्जेंस बिगिनिंग देख रहे हैं, जिसमें हम स्पेशली हेलो एल्केन चैप्टर से कंपाउंड्स ले रहे हैं। फिर आगे और भी कन्वर्जेंस देखेंगे। तो हमने क्लोरोएथेन से ब्रोमोएथेन बनाया। अगर यहाँ HI यूज़ करेंगे तो आयोडोएथेन बन जाएगा। और इसमें यहाँ पर देखिए ये एथेनोइक अम्ल है। अब एथेनोइक अम्ल अगर इसमें हम NaOH मिला दें प्लस CaO और हीट कर दें, यानी गर्म कर दें, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ये आप याद कर लीजिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। यानी ये कास्टिक सोडा है और ये क्विक लाइम है, तो सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम काम क्या करता है, सोडा लाइम क्या करता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, डीकार्बोक्सिलेट कर देगा। तो डीकार्बोक्सिलेट कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ डीकार्बोक्सिलेट कर देगा तो यहाँ बनेगा CH3, और ये जो H है ये यहीं रह जाएगा, तो यहाँ पर मेथेन बन जाएगा, यानी CH3H। तो क्या बन गया, मेथेन। तो इस वाले में ये CO2 बाद यहाँ से निकलने के बाद ये इसके साथ मिलके Na2CO3 बनाएगा, और इसको हम यहाँ मेथेन लिख देते हैं। तो जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें का CO2 गायब करना है, तो आप ये रिएजेंट याद कर लीजिए, एकदम से अभी से याद कर लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एलिफैटिक में ही, एरोमेटिक में भी मान लिया ये आपके पास है COOH, और आपको ये CO2 गायब करना है, यहाँ से निकालना है, डीकार्बोक्सिलेट करना है। तो यहाँ पे आप सोडा लाइम लगाएंगे, और सोडा लाइम जैसे ही लगाएंगे, मतलब ये रिएजेंट लगाएंगे, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, H बचेगा, यानी बेंजीन मिल रही है। तो CO2 हट गया, वहाँ पर H बचा। H का मतलब वहाँ पर क्या है, बेंजीन है, क्योंकि यहाँ तो सब जगह H है, दिख नहीं रहे हैं। तो CO2 हटाना, और यहाँ पर
आप देख रहे जैसे ये एथेन है और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मेथेन। तो आपने एक तरह से देखा जाए अगर इस वाले रूट पर जाएं तो यहाँ एथेन से आपने मेथेन बना लिया। अगर इस पर फिर से आप Cl2 लगाते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में जैसे हमने यहाँ लगाया है तो क्या मिलेगा हमें, CH3Cl, यानी इसमें से फिर HCl निकल जाएगा और जो बचेगा यहाँ CH3 और एक Cl तो CH3Cl बना लेगा। तो आप देख रहे हैं क्लोरोएथेन से आप क्लोरोमेथेन बना ले रहे हैं, यानी कार्बन को आप घटा ले रहे हैं। तो कार्बन की संख्या घटा लेना और कार्बन की संख्या बढ़ा लेना। तो घटा लेने के लिए ये जो सोडा लाइम लगा रहे हैं बहुत जगह ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आज इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि सोडा लाइम पहले हमें किसी भी तरह COH लाना है, फिर CO2 को हटा देना है, बस कार्बन एक कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ CH2Cl था, इसको COH में लाया गया, फिर हटा दिया गया। तो ये बार बार यूज़ होंगे अभी और भी, चाहे जिस भी फंक्शनल ग्रुप में हम लोग जाएंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, कहीं भी जो भी कन्वर्जन मिलेंगे, जगह जगह हमें कार्बन की जो संख्या है, यानी जो पेरेंट चेन है, जैसे 2 कार्बन की इसमें है तो 1 किया जा रहा है यहाँ। तो ये जो है याद रखना है। इसमें जो रिएजेंट्स हैं जैसे क्लोरीन यूज़ किया गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH को कैसे इस्तेमाल करना है, और इस तरह प्रबल एक ऑक्सीकारक अम्लीय K2Cr2O7 है जो कि ये इस तरीके से जो है अल्कोहल को किस में ला रहा है, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक में ले जा रहा है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि देखिए जैसे कोई भी अल्कोहल होता है, मान लिया ये है CH3CH2OH, तो जब भी हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं यानी नवजात ऑक्सीजन देते हैं, यानी नवजात ऑक्सीजन कोई भी ऑक्सीडाइज़र दे सकता है, अम्लीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 या जो भी ऑक्सीकारक हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं इसे नवजात, तो इसमें से ये हाइड्रोजन निकाल देंगे 2, तो यहाँ से -H2O हो जाएगा और क्या बनेगा CH3, यहाँ पे बचा क्या CHO। तो देखिए अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये कन्वर्जन लिख सकते हैं, आपने अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। ये बार बार यूज़ होगा, बार बार इस ज़रूरत पड़ेगी, तो याद कर लीजिए। ये नहीं कि बस अगर आपको ये 5 कन्वर्जन हम बता दें तो उससे आप बस उनको याद कर लीजिए, तो पेपर में पता नहीं कौन सा कन्वर्जन मिल जाए। तो आपको समझना है कि कन्वर्जन के लिए प्रोसीड कैसे करेंगे, कन्वर्जन के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स दिमाग में रखेंगे। तो ये, और इस पे अगर फर्दर हम ऑक्सीडेशन जारी रखेंगे, इसका ऑक्सीकरण जारी रखेंगे, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा CH3COOH। तो अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से आपने कार्बोक्सिलिक बनाया। कैसे? ऑक्सीकरण करके। अगर यहाँ पर ये ऑक्सीकारक प्रबल है तो एकदम सीधे सीधे इससे डायरेक्ट हमें ये मिलेगा, यानी ये बनेगा और सीधे सीधे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दुर्बल ऑक्सीकारक यूज़ कर ले रहे हैं, मान लिया जैसे एक ऑक्सीकारक होता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इसके आगे ये ऑक्सीकरण नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी हमको समझना क्या है कि कैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से आपने कार्बोक्सिलिक बनाया। अब अगर इसी का अपचयन करेंगे, यानी इसको हाइड्रोजन दे देंगे, तो इसमें हाइड्रोजन देंगे, नवजात हाइड्रोजन, तो कोई भी हम अपचायक यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो नवजात हाइड्रोजन दे सकता है। जैसे मान लिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया या SnHCl यूज़ किया, बहुत सारे अपचायक हैं जिनकी बात करेंगे कभी। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये निकालेगा, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2H चाहिए, तो यहाँ -H2O हो जाएगा और ये वापस से इसमें आ जाएगा। फिर अगर अपचयन करेंगे इसका, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाए तो फिर से ये बन जाए, तो यहाँ 2H और,
तो टोटल आप देख रहे हैं इससे वापस यहाँ आने के लिए टोटल 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन मिल जाए अगर नवजात, तो ये वापस से अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लाना, एक को हटा के दूसरे को लाना, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन करेंगे तो कौन सा आएगा, फिर रिडक्शन करेंगे तो कौन सा आएगा, तो इसको बिल्कुल पूरा याद कर लीजिए एकदम बिल्कुल। और फिर देखते हैं और कन्वर्जन देखते हैं इसमें। एरोमेटिक से रिलेटेड, एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड जिसमें बेंजीन रिंग शामिल होती है, उससे रिलेटेड कुछ जनरल चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे ये है आपके पास बेंजीन, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए पहले। तो बेंजीन जो है, बेंजीन में इस टाइप से ऐसे होती है, बेंजीन में अल्टरनेट पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं और सब पर हाइड्रोजन होता है। तो इसमें कार्बन टोटल कितने हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब अगर यहाँ पर हम H शो नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लिया हमने ये H यहाँ से हटा दिए, केवल एक H को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी H गायब हो गए। बाकी आपको समझना चाहिए कि बाकी H भी हैं, क्योंकि कार्बन में 3 बंध तो हो नहीं जाएंगे, चौथा बंध हाइड्रोजन से है। तो ये 3 जो अल्टरनेट बॉन्ड हैं यहाँ पर डबल, इसके बजाय हम सर्किल यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये बेंजीन है। तो बेंजीन में अगर हमने यहाँ पर क्लोरीन लगाया Fe के प्रेजेंस में और डार्क में, डार्क यानी अंधेरे में, अंधेरे में यूज़ करना है, सनलाइट नहीं यूज़ करना है, नहीं तो बिल्कुल अलग चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एक H यहाँ से हटेगा और एक Cl आएगा। जैसे अभी मेथेन एथेन के केस में आप देख रहे थे कि क्लोरीन लगाने पर HCl, अब HCl यहाँ भी माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग तरीके से है। यहाँ पर हम डार्क में ये रिएक्शन करा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो हमें गैमेक्सेन मिल जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल डार्क लिखना है और Fe भी लिखना है। तो वहाँ पे बेंजीन से क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब अगर आप जैसे अभी तक इस पे हम एक्वस KOH लगा दे रहे थे, KOH एक्वस लगा दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, जैसे क्लोरोएथेन के केस में Cl हट के OH आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें ये Cl जो है, जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा तो OH यहाँ आएगा कैसे। तो अगर आपको लेकिन फिर भी रिएक्शन लिखना है, आपको क्लोरोबेंजीन से यहाँ पर OH लाना है, फिनॉल बनाना है, तो आप यहाँ जो है कम से कम 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये विशेष परिस्थितियाँ लाके आप यहाँ पर इसको OH को ला सकते हैं, यानी Cl को हटा के। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये हो गया, इन कंडीशंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर आपने बेंजीन से फिनॉल बना लिया। ये वैसे डाउस प्रोसेस है। तो ऐसे आपने इस चीज़ को बनाया। अब यहाँ एक और रिएक्शन जिसको हमें, एक और रिएजेंट जिसको याद रखना है, बिल्कुल आज याद कर लीजिए कि अगर हम फिनॉल पर जिंक चूर्ण यूज़ करते हैं और जिंक के साथ फिनॉल का आसवन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो इसमें जो है ZnO यानी इसमें से ऑक्सीजन जो है इसका, ये इसका Zn के साथ ही निकल जाता है, माइनस ZnO हो जाता है और यहाँ पे बचता क्या है H। तो यहाँ पर ZnO निकल गया और बेंजीन हमें मिला। तो ये क्या है, ये है बेंजीन। और हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, बेंजीन से स्टार्ट किए थे। तो
हम क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल से बेंजीन बना सकते हैं। कैसे हमने फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से हटा दिया OH को, तो जिंक, ये जिंक के साथ जो आसवन हम कर रहे हैं, ये जिंक का यूज़ आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है कन्वर्जन जब तक एग्ज़ाम है। और अगर जो है यहाँ पर हम क्लोरीन को ना यूज़ करके, जैसे यहाँ पर हम CH3Cl का यूज़ किए होते निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 जब यूज़ होता है तो आप जानते हैं कि ये AlCl3 इसमें से Cl निकालता है और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। पिछला वीडियो देख लीजिए कोई, उसमें जो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये फिर अटैक करता है और अल्टीमेटली हमें मैकेनिज्म में यहाँ नहीं जाना है, हम बेंजीन के ऊपर यानी एक H हटाकर मेथिल ग्रुप लाने में कामयाब हो गए। मेथिल की जगह अगर हम एथिल क्लोराइड यूज़ करते तो यहाँ पर एथिल बेंजीन हमें मिल जाता। दिस इज़ मेथिल बेंजीन, सो यू कैन राइट मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। लेकिन इसको एक और नाम देते हैं, क्या, टॉलुइन नाम देते हैं। तो दिस इज़ टॉलुइन आल्सो, टॉलुइन। तो टॉलुइन आपने बना लिया बेंजीन से। ये बहुत ही जानी मानी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या हम KMnO4 लगा रहे हैं, ये KMnO4 बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर हम यहाँ KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करता है ये, तो ये जो है यहाँ पर इसमें के सारे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, नहीं ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ग्रुप वैसे कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 H निकल जाएंगे, यानी एक H2O निकलेगा, एक 2 O यहाँ पर लग जाएंगे। तो अगर यहाँ पर एथिल ग्रुप भी है, अगर यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप भी है, N प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, तो भी वो COH में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर कार्बन के ऊपर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो एक जनरल हम जो रूट बता रहे हैं कन्वर्जन का, जिसमें रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, अगर इसको आप याद नहीं करेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे, तो फिर बहुत सारे कन्वर्जन आप याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा कन्वर्जन मिल जाए। कुछ नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अगर आ गई तब तो वो एज इट इज़ आप लिख देंगे, लेकिन जो इस तरह से 2-3 स्टेप में या 2 स्टेप में या 4 स्टेप में होते हैं तो उनके लिए आपको रिएजेंट दिमाग में लाने होंगे। तो ये बेंजोइक एसिड बन गया। और फिर अभी मैंने बताया इस पे सोडा लाइम अगर यूज़ करें, सोडा लाइम क्या है बताइए, अभी तो बताया था, बिल्कुल भूल गए आप। सोडा लाइम क्या है, NaOH और CO। तो सोडा लाइम यहाँ लिख देना है पूरा पूरा, NaOH प्लस CaO जैसे ही लगाएंगे यहाँ का CO2 निकल जाएगा और क्या मिलेगा, बेंजीन। तो फिर से हमें क्या मिल गया, ये हमें बेंजीन मिल गया। तो आपने मेथिल बेंजीन से बेंजीन बना लिया, आपने बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना लिया, या आपने बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना लिया, बेंजीन से मेथिल बेंजीन बना लिया। आप बस रिएजेंट्स याद करते जाइए कि उनका काम क्या है और चाहे जितने कन्वर्जन करते जाइए। तो फ़िलहाल अभी तो जो ये कन्वर्जन बता रहे हैं इनको आप अगर समझ लेंगे अच्छे से तो शायद जो नेक्स्ट पार्ट हम कन्वर्जन का बनाएंगे वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो है, अब ये जो 5 कन्वर्जन हमने यहाँ लिखे हैं इनको भी देखते हैं एक बार। पहला कन्वर्जन देखते हैं मेथेन से
एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। तो आपको ऐसे शब्दों में लिखा मिल सकता है क्वेश्चन, और सूत्र ऐसे भी सूत्र में भी दिया जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो उसका सूत्र ट्रेस आउट कर लीजिए और उसका सूत्र लिख लीजिए कि वो क्या है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको ये कन्वर्जन मिलता है, फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, इस तरह का कन्वर्जन जब आपको मिलता है तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। तो एक कार्बन है तो 2 कार्बन, पहले तो हमको कार्बन की श्रृंखला बढ़ानी है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी कार्बन की चेन इंक्रीज़ करने के लिए कुछ जानी मानी अभिक्रियाएं हैं। उनमें से वुड्स रिएक्शन भी एक है, जिसको पिछले वीडियो में आपने शायद देखा होगा। तो कैसे करते हैं, तो वुड्स रिएक्शन आपको याद होगी। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे Rx पर हम Na लगाते हैं, 2Rx पर 2Na, तो क्या होता है इसमें से ये -2NaX हो जाता है, यानी दोनों X Na के साथ आ जाते हैं, निकल जाते हैं और ये 2 R आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर R की जगह मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल जुड़ के क्या बनाएंगे, एथेन। R की जगह अगर एथिल ग्रुप है तो 2 एथिल मिलके क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। R की जगह अगर प्रोपिल ग्रुप है तो यहाँ क्या बनाएंगे, हेक्सेन। मतलब अगर यहाँ पर R में जितने भी कार्बन होंगे, अगर 2 हैं तो 4 वाला एल्केन बनेगा, 3 हैं तो 6 वाला बनेगा। यानी अब आप देख लीजिए 1 अब आप देख लीजिए कि R में जैसे मेथिल है तो 1 कार्बन होता है तो उसका दूना 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी हमें क्या मिल रहा है, इसमें कितने कार्बन होंगे। अगर इधर 1 होगा इधर 2 होंगे, यानी हमें एथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, हेक्सेन और ये ऑक्टेन, डेकेन, डोडेकेन, ये हमें मिलेंगे, लेकिन बीच वाले नहीं मिलेंगे। तो वुड्स रिएक्शन से हम ये नहीं बना सकते, बीच वाले नहीं बना सकते, यानी जो जिसमें ऑड नंबर में कार्बन होते हैं, मेथेन नहीं बना सकते इससे। ये वुड्स रिएक्शन आप पीछे की वीडियो में अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो वुड्स रिएक्शन के लिए हमें Rx होना चाहिए। तो इसमें तो Rx तो नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसमें आप क्लोरीन लगाइए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बनेगा, CH3Cl। अब देखिए ये CH3 और ये X की जगह क्या है, Cl है। अब इस पे आप Na लगा दीजिए। जो 2 या 3 स्टेप के कन्वर्जन होते हैं उनमें कभी भी बैलेंस रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप ये नहीं कि इसमें 2 Na यूज़ हो रहे हैं, 2 ये यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आप लिखिए और जो चेक करने वाला है वो भी समझता है कि यहाँ क्या बनेगा, और आप समझेंगे तो ही लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम CH3Cl यूज़ करते हैं तो ये 2 CH3 आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनता है, एथेन बनता है। तो यहाँ पर 2 Na यूज़ होंगे, 2 ये यूज़ होंगे, 2 NaCl निकलेंगे, वो सब कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ शुष्क ईथर ज़रूर लिखना है, क्योंकि इस रिएक्शन में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है। तो ये आपने मेथेन से एथेन बनाया, 1 कार्बन से कितने बना लिया, 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए यूज़ होती है वुड्स रिएक्शन। लेकिन पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन कोई होना चाहिए, तो इसलिए क्लोरीनेशन भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या लाना है, इसमें Cl लाना है। तो Cl लाना है तो जैसे पहला स्टेप है वैसे इसमें फिर से दूसरा स्टेप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम Cl2 लगाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, और ये CH3CH2Cl। फिर आप देख रहे हैं कि इसका एक H और इसका एक Cl निकलेगा, -HCl निकल जाएगा और एक Cl जो बचेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा H की जगह। तो एथिल क्लोराइड हमें मिल गया या क्लोरोएथेन हमें मिल गया।
अब मैंने ऐसे सीधे जा रहे थे, हमने ऐसे नीचे की तरफ एरो मोड़ दिया है। ये मत समझना कि ये नीचे की तरफ मोड़ के ही लिखा जाता है, ऐसा मत समझना। आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे को मोड़ दिया है। तो मीथेन से आपने क्लोरोएथेन बनाया, इसमें कार्बन की संख्या इंक्रीज होनी थी, वुड रिएक्शन का यूज़ हुआ, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। तो क्लोरोएथेन से मीथेन बनाने में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कम करनी पड़ेगी। कम करने के लिए भी मैंने बताया था कैसे कम करेंगे, सोडा लाइम का यूज़ करके। चलिए देखते हैं इसको। तो ये है CH3CH2Cl। अगर इस पर हम KOH या NaOH एक्वस लगा दें तो क्या बनेगा? CH3CH2OH बनेगा। SN अभिक्रिया। अब इसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे प्रबल ऑक्सीकारक यूज़ करके, और ये क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा, यानी अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिए। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? सोडा लाइम लगा देंगे। तो सोडा लाइम लगा देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगा, और क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या घटाने के लिए सोडा लाइम का यूज़ भी कर सकते हैं, और भी आगे तरीके देखेंगे। थर्ड कन्वर्जन है बेंजीन से DDT। तो बेंजीन से DDT, आप DDT बनाने का तरीका, DDT क्लोरल से बनाते हैं तो पहले आपको क्लोरल, एटलीस्ट इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत आसान है ये जो है, बेंजीन में हम Cl2 लगाएंगे Fe के प्रेजेंस में, और डार्क में, अंधेरे में हम क्लोरीन लगाएंगे FeCl3 या Fe की उपस्थिति में, और यहाँ पर हमें रिंग पर ये Cl मिल जाएगा। रिंग पर, बेंजीन रिंग पर अगर Cl लाना है एक, तो याद रखिए ये रिएजेंट आपको याद रखना ही होगा। अब क्या करेंगे? अब इसमें हम CCl3CHO यूज़ करेंगे, और ये क्या है? क्लोरल। तो इसका नाम है क्लोरल। तो इसको यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? DDT मिल जाएगा। तो DDT का यहाँ फुल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और DDT के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि CCl3 और जो CHO का रिएक्शन है उसमें ये जो क्लोरोबेंजीन है ये 2 यूज़ होते हैं। ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, और यहाँ पर ये जो H है नीचे लिख देता हूँ मैं, ये H2O निकल जाता है, और इसमें हमें क्या मिलता है? CCl3CH, और ये ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ पर Cl लगा है और ये Cl है। तो यही क्या है? DDT है। तो आपने क्लोरोबेंजीन पर क्लोरल लगा दिया, यानी क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, क्लोरल का 1 मॉलिक्यूल यूज़ होगा, और यहाँ पर DDT बन जाएगा। तो आप यहाँ पर यही स्ट्रक्चर यहाँ लिख दीजिए। आपको फुल रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और फुल रिएक्शन भी दे देते हैं तो और अच्छी बात है। समय होना चाहिए आपके पास, टाइम नहीं वेस्ट करना है एग्ज़ाम में, इसका भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, फिर थर्ड कन्वर्जन आप समझ गए। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कन्वर्जन बेंजीन से बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजीन ये यहाँ पर लिख देते हैं, और ये है बेंजोइक अम्ल। और पहली चीज़, जिससे हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उसका ही सूत्र नहीं बन पा रहा है तो कन्वर्जन तो कर ही नहीं पाएंगे। तो जिससे जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने बेंजीन लिया, और बेंजीन पर हम सीधे सीधे क्या मिलाएंगे? CH3Cl और निर्जल AlCl3 ये मिलाएंगे, और हमें तुरंत जो है बेंजीन के ऊपर एक CH3 मिल जाएगा, यानी टॉलिन मिल जाएगा। अभी पहले बता चुके हैं इसको।
कि बेंजीन पर एक CH3 लाने के लिए हम ये रिएजेंट लगाते हैं, CH3Cl लगाते हैं। अगर एथिल लाना है तो एथिल क्लोराइड यूज़ कर लीजिए। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हम कर देंगे, यानी KMnO4 अगर यूज़ कर देंगे, यहाँ KMnO4 लिख दीजिए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा COOH। तो ये कन्वर्जन भी हो गया। और एक और कन्वर्जन जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, 5th कन्वर्जन, और ये है क्लोरोएथेन से तो 5th कन्वर्जन जो है ये है क्लोरोएथेन से क्लोरोफॉर्म है। तो ये क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ये सब के वीडियो बना चुके हैं हम, उनको देख लीजिए। कि तो आयोडोफॉर्म अगर बनाने की अभिक्रिया पता है तो ब्रोमोफॉर्म की भी पता है, क्लोरोफॉर्म की भी पता है, लेकिन इसमें क्लोरोएथेन यूज़ हुआ है। तो क्लोरोएथेन यानी CH3CH2Cl पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, KOH या NaOH एक्वस यूज़ करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH मिलेगा। और अब इस पर हम यूज़ करेंगे NaOH + I2। तो I2 जो है ऑक्सीकारक है, ये इसको जो है कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का मतलब CH3CHO, और CH3CHO में कौन सा ग्रुप होता है, यानी CH3COH, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्रुप आपको पता है आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो जैसे ही I2 इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर इसके साथ ये रिएक्ट होगा, तो ये क्या बनाएगा, CHI3 बनाएगा। सॉरी, लेकिन हमें तो क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ क्लोरीन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये क्लोरोफॉर्म बना लेंगे। तो इस तरीके से आज इतने कन्वर्जन देखे गए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं ब्रेक कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।